मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। दरअसल वक्फ के माध्यम से जमीन हड़पना कोई कल्पना नहीं है। ऐसी खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती है, जहां वक्फ बोर्ड ने सार्वजनिक या निजी भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत करवा लिया। इसमें तमिलनाडु में एक पूरा हिंदू गांव, सूरत में सरकारी इमारतें, बेंगलुरु में तथाकथित ईदगाह मैदान, हरियाणा में जठलाना गांव, हैदराबाद का 5 सितारा होटल भी शामिल है। इसके अलावा कई और जगहें हैं। साथ ही कई लोगों के मन में यह शंका भी है कि वक्फ में बदलाव होने से मुसलमानों के जीवन में बदलाव आ जाएगा या उन्हें अपने जन्म स्थान पर रहने में दिक्कत होगी। तो आपको इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे आखिर क्यों सरकार वक्फ की शक्तियों को सीमित करना चाहती है, वक्फ बोर्ड किस तरीके से निजी जमीनों को भी वक्फ के नाम पर हड़प लेती है और क्या सच में वक्फ के किए जा रहे बदलाव से भारतीय मुसलमानों के जीवन में सब बदल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्फ में 40 संशोधनों की बात की जा रही है। दरअसल वक्फ बोर्ड निजी जमीनों को भी वक्फ बोर्ड की जमीन में शामिल करने में पारंगत है। भूमि हड़पने के 3 सबसे सामान्य रूप हैं। किसी भूमि पर कब्रिस्तान के रूप में दावा करना, मजार या दरगाह बनाना और सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ना ये भी शामिल है। सार्वजनिक जमीनों पर शायद इसीलिए नमाज भी पढ़ी जाती है ताकि उसे वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया जा सके। पिछले कुछ स्थितियां एवं दावे इनसे संबंधित और इससे भी बढ़कर मिले हैं। इन घटनाओं से पता चलता है कि गैर समायोजित कानून और इसके द्वारा बनाया गया भूमि हड़पने वाला भ्रष्ट अभिजात वर्ग सामाजिक संघर्ष और सांप्रदायिक वैमनस्य के लिए हिंदुओं की संपत्तियों के खिलाफ एक सोचा समझा षड्यंत्र है। वक्फ संस्था कानूनी रूप से अनावश्यक है। वक्फ की कानूनी संस्था और बोर्ड की नौकरशाही का अस्तित्व सिर्फ इस्लामीवादी राजनीति के लिए एक गढ़ के रूप में ही समझ में आता है। हालांकि यहाँ ध्यान दिया जा सकता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में केवल एक तर्क संगत कानूनी प्रणाली को आम हित में काम करना चाहिए, सिर्फ पहचान को चिन्हित करने वाले के रूप में नहीं। वक्फ का कानून आज जिस स्थिति में है वो सार्वजनिक शांति, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरनाक है। ये निजी संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है और संभावित रूप से चरमपंथी राजनीति को प्रोत्साहित भी करता है। वक्फ करता है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। वक्फ अधिनियम 1995 और वक्फ न्यायशास्त्र आज जिस स्थिति में है वे स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये अधिनियम एक समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक प्रतिष्ठानों के एक वर्ग को बहिष्कृत करने के लिए प्रक्रियात्मक और वास्तविक सुरक्षा की एक विशेष प्रणाली बनाता है। वक्फ मशीनरी कैसे काम करती है, इसे एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। बस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को हड़पता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की जमीन के पास एक जमीन या जगह है। भूमि का अच्छी तरह से सीमांकन नहीं किया गया है और संभवतः विवादित भी है, क्योंकि इसे वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा विवादित बनाया जा सकता है। इसके लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता भी नहीं है। फिर वो इसे वक्फ बोर्ड में पंजीकृत करवाता है। बोर्ड भूमि के बारे में पूछताछ करने के लिए बाध्य है और यदि पहले व्यक्ति को पता चलेगा तो वे पंजीकृत का विरोध भी कर सकता है। हालांकि एक बार फिर बोर्ड के पास यह निर्णय लेने की पूरी शक्ति है कि वे भूमि वास्तव में वक्फ संपत्ति है या नहीं।
जैसे कि पहले निर्दिष्ट किया गया कि वक्फ बोर्ड एक राजनीतिक निकाय है जिसे वक्फ की रक्षा और बढ़ावा देने का अधिकार भी है। इसलिए निकाय के समक्ष कार्रवाई का मध्यकालीन व्यवस्था काजी के समक्ष की तुलना में उचित परिणाम निकालने की अधिक संभावना नहीं है। राज्य प्रशासन वक्फ बोर्ड के निर्देश का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। ऐसे में पहले व्यक्ति के पास ट्रिब्यूनल में एक छोटी सी अपील होगी। ये इकाई भारी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगी। इसके निर्णय के खिलाफ कोई और वैधानिक अपील नहीं है। ऐसे में पहले व्यक्ति के लिए ये विशेष रूप से कठिन होगा यदि भूमि को अधिनियम की धारा 4 के तहत वक्फ के राज्य सर्वेक्षण द्वारा वक्फ के रूप में सीमांकित किया गया है। इस सब के बीच पहले व्यक्ति का सामना न केवल दूसरे व्यक्ति से होगा बल्कि वक्फ फंड और हजारों कर्मचारियों द्वारा समर्थित पूरी वक्फ नौकरशाही से भी होगा। इस दौरान पहले व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे से भी डराया जाएगा और बताया जाएगा कि ये साल 2013 के संशोधनों को अधिनियम में जोड़ा गया है। बेशक पहला व्यक्ति वक्फ अधिकारों को रिश्वत की पेशकश कर सकते हैं और इस लहर से बाहर निकल सकते हैं या फिर उन्हें अपनी जमीन को दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाते हुए देखते रह जाना होगा। तो इस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है दूसरे व्यक्ति किसी के भी निजी जमीन को हड़पता है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अद्भुत स्रोत। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का एक अद्भुत स्रोत है। भारत में इस्लाम फैलाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड का गठन किया था। इतिहास के अनुसार इस्लाम की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी में मक्का और मदीना में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के मिशन से हुई थी। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद यतुरीब शहर जिसे अब मदीना कहा जाता है वहां चले गए थे। वहां उन्होंने अरब की जनजातियों को एकजुट करना शुरू किया। इस्लाम के तहत नियंत्रण लेने के लिए वे साल 630 में मक्का लौट आए और सभी मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। लगभग 632 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक अरब की लगभग सभी जनजातियां नष्ट हो चुकी थी। शुरुआती मुस्लिम कबीले इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए विश्व भर में फैलने के लिए निकल गए। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक उमैयाद खिलाफत में इस्लाम पश्चिम में लाइब्रेरिया से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैल गया। वहीं अगर सनातन धर्म की बात करें तो सनातन इस्लाम के आने से सदियों पुराना है। ये वही सनातन धर्म है जिसके मुख्य मंदिरों पर मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है। आज के समय में वे हमारे मंदिरों को वक्फ की प्रॉपर्टी बताते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री काशी विश्वनाथ का असली स्वयं भूमि शिवलिंग जो ज्ञानवापी परिसर में स्थित है। देश भर में ऐसे हजारों मंदिर और धर्म स्थान हैं जिन्हें खंडित करके उन पर मस्जिद थोप दिए गए हैं। मथुरा का शाही ईदगाह हो, वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद, अयोध्या में कभी रहा बाबरी मस्जिद, धार का भोजशाला आदि ये सब जगह नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी बल्कि मुस्लिम आक्रांताओं की विजय की निशानियों में हमारे मुख्य तीर्थ स्थलों को परिवर्तित किया गया है। आज ये सब वक्फ के कब्जे में है। क्यों चाहती है सरकार वक्फ बोर्ड पर प्रतिबंध? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए तैयार है। कैबिनेट के वक्फ में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। सूत्रों के अनुसार इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ को दान का एक रूप भी माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की।
1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए ही किया जाए। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड है। इन संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है सरकार। केंद्र सरकार संसद में संशोधन से जुड़ा जो बिल पेश करने की तैयारी में थी, उसमें 40 बदलावों का प्रस्ताव है। इन 40 बदलावों में कुछ प्रमुख बदलाव हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला बदलाव है विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना। वही तीसरा संशोधन है बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव। निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव। बोर्ड की ओर से भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य वक्फ बोर्डों की ओर से दावा किए गए विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव। तो आपको इन प्रस्तावों से ये समझ आ गया होगा कि वक्फ में बदलाव से भारतीय मुसलमानों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बदलाव वक्फ की शक्तियों को सीमित करने के लिए किया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।